हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग का 50% पोर्शन कवर कर लिया था। आज जो रेस्ट पोर्शन बचा है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल बैंक, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे सेंट्रल बैंक या आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, तो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग है हमारी सेंट्रल बैंक से। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कॉमर्शियल बैंक क्या होती है। तो जैसे बच्चों क्या है कि कॉमर्शियल बैंक का जो रिलेशन है पब्लिक से, लाइक कि पब्लिक से जो डायरेक्ट डील करती है वो कॉमर्शियल बैंक है। तो ऐसे ही एक सेंट्रल बैंक होती है जिसको बोलते हैं हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका जो रिलेशन होता है, जैसा पब्लिक का कॉमर्शियल बैंक से है, ऐसा ही रिलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉमर्शियल बैंक से है। इन अदर लैंग्वेज कि जैसे हम हमारे डिपॉजिट्स, हमें अगर किसी से हमें लोन लेना है तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। लाइकवाइज कॉमर्शियल बैंक को अगर डिपॉजिट्स कराने हैं अपने या लोन लेना है तो वो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। और जितने भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी लेन देन है, वो कौन देखता है? वो आरबीआई देखता है। तो ये एक चेन बनी हुई है। पहले पब्लिक है, पब्लिक की डीलिंग कॉमर्शियल बैंक से है, कॉमर्शियल बैंक की डीलिंग, गवर्नमेंट की डीलिंग आरबीआई से है, यानी कि सेंट्रल बैंक से है। तो इसको हम एक सुप्रीम बॉडी भी बोलते हैं। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम बॉडी है, एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स मतलब सोल बॉडी है, जो सारे रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को, सारे लेंडिंग्स को, बोरोइंग्स को, सबको लेंड करती है, सबको फंक्शंस को करती है। दैट इज कौन है? आरबीआई है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो देखिए, ये एक एपेक्स बॉडी है। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है क्या? द एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर। जितनी भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर की बात की जाती है, जितनी भी बैंकिंग एरिया की बात की जाती है, सबको कौन रेगुलेट करता है, सबको कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई ऑफ द कंट्री। तो आरबीआई, और अभी आपको डेट याद रखनी है कि आरबीआई को कब स्टेब्लिश किया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया, जो कि किसके तहत बनाई गई? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इसको पास किया गया था। पर इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 1 अप्रैल। इसको ध्यान रखेंगे कैसे कि जिस दिन हम अप्रैल फूल बनाते हैं ना, 1 अप्रैल, बस वो हमारी डेट हो गई और ईयर हो गया हमारा 1935। और किस एक्ट के अंदर बनाया गया? तो आरबीआई एक्ट, जो 1934 में पास आउट किया गया था, राइट। तो आपको समझ में आया कि लाइकवाइज जैसे कॉमर्शियल बैंक थी, बिल्कुल सेंट्रल बैंक भी वैसे ही है। कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस थे, सेंट्रल बैंक के भी कुछ फंक्शंस है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये, इसको हम बैंकर ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो तो बच्चे हैं और जो आरबीआई है वो पापा है, ऐसे समझ लीजिए। अब आप कौन है? कॉमर्शियल बैंक के। आपकी फैमिली में जो आपके फादर है वो कौन है? आरबीआई है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको बैंकर ऑफ द बैंक भी बोला जाता है कि जितने भी बैंकर्स की बैंक कौन है? आरबीआई है। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक आती हैं वो सारी की सारी किसके अंडर आती हैं? आरबीआई के अंदर। यानी कि आरबीआई सारे कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट्स करता है। सारे कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट्स किसके पास है? आरबीआई के पास है। सारे गवर्नमेंट्स के बैंक अकाउंट्स किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बैंकर्स ऑफ द बैंक, राइट। तो चलिए इसके फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। इसको करेंसी अथॉरिटी क्यों बोला गया? क्योंकि जो भी पैसा हम यूज करते हैं, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो,
₹50 का नोट हो, ₹100 का नोट हो, कौन छापता है? आरबीआई छापता है। यानी कि किसको दी गई है? टू प्रिंट द नोट्स ओनली ऑन द फॉर द आरबीआई। यानी कि आरबीआई एक ऐसी सोल बॉडी है, एपेक्स बॉडी है जो नोट्स को प्रिंट करती है। यानी कि करेंसी जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको कौन प्रिंट करती है? आरबीआई प्रिंट करती है। एक्सेप्ट ₹1 नोट और कॉइन्स, जितने भी ₹1 का नोट हो और जितने भी कॉइन्स हो उसको आरबीआई प्रिंट नहीं करती है। इसको कौन प्रिंट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंट करती है। तो आपको कीप इट इन द माइंड दैट टॉपिक, ये दैट पॉइंट कि आरबीआई इशू या आरबीआई प्रिंट ऑल द नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड ऑल द कॉइन्स। गेट इट? कि जितने भी सिक्के और ₹1 का नोट वो आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। उसके अलावा जितनी भी करेंसी हम यूज कर रहे हैं, पेपर करेंसी, नोट करेंसी, दैट इज प्रिंटेड बाय द आरबीआई ओनली, राइट? तो ये है इसका फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी। ये करेंसी अथॉरिटी में सिर्फ आरबीआई ही एक ऐसी है जिसको ये अथॉरिटी दी गई है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस कि क्यों आरबीआई को सेलेक्ट किया गया, क्यों आरबीआई को ये अथॉरिटी दी गई, क्या और कोई बॉडी को क्यों नहीं दी गई? तो पहला है, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसे। अब आप देखो, अगर दो तीन लोगों को या 2-3 बॉडी को ये अथॉरिटी दे दी जाए तो इससे डुप्लीकेसी का नुकसान रहेगा। हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा नोट ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसीलिए आरबीआई को चुना गया है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो आरबीआई एक ऐसी बॉडी है जो सारे के सारे नोट्स को प्रिंट करती है। ठीक है। सेकंड क्या है? इट गिव्स अ सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। अब देखो, मनी सप्लाई हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है? द करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है। तो अब आरबीआई को एक पावर मिल जाता है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का। आरबीआई एक ऐसा रोल प्ले करती है कि चाहे तो मनी सप्लाई कम भी कर सकती है और चाहे तो मनी सप्लाई बढ़ा भी सकती है। ये अभी हम आगे इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे कि कैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, राइट? थर्ड क्या है? इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ। भाई फेथ भी तो जरूरी है ना, विदाउट फेथ तो कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ये पब्लिक फेथ को भी इंश्योर करती है। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन। देखो, स्टेबलाइजेशन ये बहुत जरूरी है। जितनी हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है उसमें स्टेबिलिटी लाना, उसमें स्टेबलाइजेशन लाना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। अभी आरबीआई को सारी चीजों का पता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है, क्या रखनी है, कैसे करना है, क्या करना है, दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है, ये सारी की सारी आरबीआई के पास रहती है। तो इसीलिए स्टेबलाइजेशन भी आता है। नेक्स्ट क्या है? इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरवाइज। अब देखो, गवर्नमेंट को सुपरविजन के लिए बहुत इजी रहता है। अब क्योंकि टू कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ नोट। अब क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करती है? नोट्स छापती है। तो गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना जरूरी हो जाता है, इजी हो जाता है कि किस सेक्टर में, जैसे मान के चलो हेल्थ सेक्टर है तो हेल्थ सेक्टर में कितना फंड गया, कितने नोट्स गए, एजुकेशन सेक्टर में कितना गया। तो गवर्नमेंट का काम हो जाता है इससे। तो इजीली सुपरविजन हो जाता है और अच्छा कंट्रोल बन जाता है इस आरबीआई के ऊपर, राइट? तो पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया है करेंसी अथॉरिटी, जिसमें करेंसी की पूरी अथॉरिटी आरबीआई को दी गई है, राइट? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन। हमारा सेकंड फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ लिया करेंसी अथॉरिटी, मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का, सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। और जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका भी बैंक कौन है? आरबीआई है। तो अब इनका क्या फंक्शन रहता है गवर्नमेंट के लिए और कमर्शियल बैंक के लिए? तो ये जो आरबीआई है ये 3 तरह से वर्क करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। अब एज अ बैंकर इसके क्या फंक्शन है, एज एन एजेंट इसके फंक्शन क्या है और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इसके फंक्शन क्या है। तो अब एज अ बैंकर की मैं बात करूं तो देखो, एक बैंकर का फंक्शन क्या है कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको अकाउंट में मेंटेन करके रखना, अगर कोई लोन की जरूरत पड़ रही है तो लोन प्रोवाइड कराना टाइमली। ठीक है। तो ये एक बैंकर का फंक्शन हो गया।
तो अब क्योंकि अगर मान के चलिए गवर्नमेंट को नीड हुई फंड की या फाइनेंस की, तो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी, और आरबीआई क्या कराएगी? लोन प्रोवाइड कराएगी। और अगर किसी कमर्शियल बैंक को नीड हुई तो किसके पास जाएगी? कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगी, तो आरबीआई क्या प्रोवाइड कराएगी? उसे लोन प्रोवाइड कराएगी। या अगर गवर्नमेंट को अपने डिपोजिट अपने कुछ फंड डिपॉजिट करने हैं तो आरबीआई के पास करेगी, और अगर कमर्शियल बैंक को अपने कुछ डिपॉजिट्स कराने हैं तो आरबीआई के पास करेगी। तो ये एक ऐसा बैंकर इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। एज एन एजेंट, एजेंट क्या है कि एजेंट का काम क्या होता है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। तो अब आरबीआई क्या करेगी? जितनी भी बोरोइंग्स होंगी, लैंडिंग्स होंगी, उनकी देख रेख, उनका लेना देना, सारी चीजें वो क्या काम करेगी? आरबीआई करेगी एज ए एजेंट बनके। एजेंट कौन होते हैं? जो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। तो आरबीआई जो है एज अ गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक के बिहाफ पे उनके सारे लेन देन वगैरह सारा देखती है। तो डेट इज ये एक एजेंट की तरह काम कर रही है। अब फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर में ये सरकार अगर गवर्नमेंट को कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है, मॉनेटरी टर्म में कोई एडवाइस लेनी है, या कॉमर्शियल बैंक को कोई एडवाइस लेनी है, तो अब ये एक एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करेगी। इसलिए बोला गया है कि आरबीआई जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट है। तो वो तीनों फंक्शंस फॉलो करते हैं, तीनों फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। अब थर्ड आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब बैंकर की बैंक है और सुपरवाइज भी कर रही है। अब कैसे कर रही है? पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व वो रिजर्व हैं जो बैंक अपने पास बनाती है। जैसे मैंने आपको समझाया था जब हमने वो टेबल समझा था कि कैसे एक बैंक जो है इनिशियल डिपॉजिट का रिजर्व क्रिएट कर लेती है, कितने टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था सॉरी, कि बैंक जो है, आरबीआई जो है गाइडलाइंस देती है कॉमर्शियल बैंक को कि आपका पूरा का पूरा लोन आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको कुछ रिजर्व्स अपने पास बचा के रखने हैं। अब जो रिजर्व्स कॉमर्शियल बैंक बनाएगी और डिपॉजिट किसके पास करवाएगी? आरबीआई के पास, वो है ये। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक के कुछ रिजर्व्स अपने पास रखेगी। दैट मीन्स कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। सेकंड है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये स्टार मार्क करना। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए आपको 10,000 का लोन लेना है। अभी हम छोटे हैं तो हम 10,000 का लोन लेंगे, ठीक है। 10,000 का लोन लेना है, तो अब आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, है ना, आपने अपने कोई फ्रेंड के फ्रेंड से पूछ लिया, या आपने जो अपना सोचा, जिसको लगा था कि आप किसी से पैसा मांग सकते हैं, तो आपने सबसे लेके देख लिया, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की। अब आपको वो लोन तो चाहिए ही चाहिए, तो अब आप गए अपने पापा के पास। तो एट लास्ट जब आपके पापा ने आपको वो लोन दे दिया, तो दैट मीन्स आपके फादर कौन बने? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि लास्ट में लेंडिंग किसने दी? आपको लोन किसने दिया? आपके फादर ने। तो ये होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया? अब समझिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है। कमर्शियल बैंक को फंड की नीड है। अब वो फंड कहाँ से रेज करे? उसने बहुत सारे बैंक से पूछ लिया, यानी कि अदर्स कमर्शियल बैंक से पूछ लिया, अपने भी रिजर्व चेक कर लिए, पर वो फंड पूरा नहीं पड़ा जितना उतने चाहिए। तो अब वो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। तो आरबीआई जो उसको फंड रेज करेगा, यानी कि आरबीआई उनका लोन जो कवर करेगा जो उन्हें चाहिए था, दैट मीन्स कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब कि लास्ट में आपका लेंडर कौन बना? कमर्शियल बैंक का आरबीआई बना। तो इसीलिए ये बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आई थिंक आई एम क्लियर, ओके। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। अब देखो क्लियरिंग हाउस, इसकी मीनिंग पे मत जाना, इसका मीनिंग तो ये हो गया घर की सफाई, बट नो, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई क्या करती है? आरबीआई के पास सारे कमर्शियल बैंक के भी अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट के भी अकाउंट है, तो उनके पेमेंट्स का लेन देन, सेटलमेंट, सब किसका काम है? आरबीआई का काम है। अब मान के चलिए कि एक कॉमर्शियल बैंक और दूसरे कॉमर्शियल बैंक, यानी कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, एक पंजाब नेशनल बैंक हो गई, इनमें कुछ डीलिंग करनी है ना, डीलिंग चल रही है, अब कुछ सेटलमेंट कराना है, कुछ क्लियरिंग करानी है, तो ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। तो इसीलिए आरबीआई का फंक्शन ये भी हो जाता है क्लियरिंग हाउस, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप ये बहुत इजी से फंक्शन से मैंने आपको समझा दिए कि करेंसी अथॉरिटी में क्यों आरबीआई को
सेलेक्ट किया गया, क्यों आरबीआई के पास ये अथॉरिटी दी गई और क्या एडवांटेजेस थे, ये मैंने आपको सारा बता दिया। बैंकर टू द गवर्नमेंट में आरबीआई एक बैंकर की तरह भी परफॉर्म करता है, एक एजेंट भी है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, इसमें ये तीन फंक्शंस आ जाते हैं कि आरबीआई जो है कैश रिजर्व यानी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनके रिजर्व्स अपने पास रखता है, तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व हो गया। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी है आरबीआई, आरबीआई जो है लेंडिंग भी करता है और क्लियरिंग हाउस वाला फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये तो हो गए फंक्शन, एक फंक्शन और बचता है जिसमें मैं आपको फ्लो चार्ट से करवाऊंगी कि कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके आ जाइए, मेरे साथ साथ बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। पेपर में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इस ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें आरबीआई जो है, आरबीआई के जो फंक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि कैसे मनी सप्लाई, ये मनी को कंट्रोल करता है आरबीआई, क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव and second is qualitative. First is quantitative instrument, second is qualitative. अब quantitative instrument में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है रेपो रेट, नेक्स्ट बैंक रेट, नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट, नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है आपका LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको भी हमने फर्दर टू पार्ट में लिख लेते हैं हम, CRR SLR। ये हो गए हमारे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कौन से आएंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन और क्रेडिट रैशनिंग। इसको हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल देते हैं, सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, या क्रेडिट रैशनिंग, बोथ आर सेम। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होगी तो क्या करेगी, और आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होगी तो क्या करेगी। तो पहले इनका मतलब समझते हैं, फिर इनका समझेंगे। देखो, पहला है हमारा रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है और बैंक रेट क्या होती है? देखो, ये है हमारी कमर्शियल बैंक और ये है हमारी आरबीआई। ठीक है, सॉरी। अब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से, लाइकवाइज पब्लिक को लोन चाहिए कमर्शियल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गई कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। आरबीआई ने क्या बोला, हम आपको लोन दे देंगे पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो सबसे पहली बात तो जो रेपो रेट और जो बैंक रेट है, पहली बात तो वो इंटरेस्ट है, यानी कि हमारी ब्याज है जो हम लोन अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कमर्शियल बैंक
अगर 1 करोड़ का लोन आरबीआई से ले रही है तो जो उस पे इंटरेस्ट पे करेगी दैट इज रेपो रेट और बैंक रेट। अब इनमें फर्क क्या है मैम? दोनों ही बैंक रेट, दोनों ही इंटरेस्ट रेट है। फर्क ये है मेरे प्यारे बच्चों, रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए और बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो रेपो रेट पे जाएगा। ठीक है। और अगर 10 साल के लिए, 15 साल के लिए चाहिए तो वो किस पे जाएगा? बैंक रेट पे जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो रेपो रेट आएगा और अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो बैंक रेट जाएगा। दोनों है इंटरेस्ट, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए है और वो लॉन्ग टर्म के लिए। समझ में आया? अब आरबीआई क्या करेगी कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई? अब आरबीआई को करना क्या है कि क्योंकि ये कनेक्शन देखो मैं यहां लिख देती हूं, ये पब्लिक है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक का जो रिलेशन कॉमर्शियल बैंक से है, कॉमर्शियल बैंक का रिलेशन आरबीआई से है, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी कि पब्लिक में लोन नहीं देना है क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अब अगर देखो लोन आप लोगे तो उसे खर्च तो करोगे ही करोगे। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उसे खर्च तो करोगे ही करोगे ना। बार बार मन करता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खर्च ना करे, मन करता ही है खर्च करने का। एक वो कीड़ा होता है ना खर्च करने वाला, काटता ही रहता है, काटता ही रहता है, खर्च करो, पैसे हैं खर्च करो। तो वही चीज होगी। अब हम खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और आरबीआई को क्या करना है? मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। तो आरबीआई क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक को मना कर देगी कि लोन नहीं देना है। और अगर अब ऐसा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इसमें आरबीआई जो करेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब देखो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो कॉमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा लोन। कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? तो टू कंट्रोल द मनी सप्लाई आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट का इंटरेस्ट भी बढ़ा देगी और बैंक रेट का भी इंटरेस्ट बढ़ा देगी। अब तो हम सोचेंगे पहले कि भाई इतना सारा ब्याज है, इतनी इंटरेस्ट है, इतने से लोन पे, तो नहीं ले रहे, छोड़ देते हैं, लेंगे ही नहीं। ये होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। समझ में आया? अब वाइस वर्सा कि आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है, कंट्रोल नहीं करनी, पैसा देना है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कम कर देगी जिससे ज्यादा लोन ले पाएंगे। भाई मुझे कम इंटरेस्ट पे करनी होगी तो मैं लोन ले सकती हूँ ना इजीली जाके। सॉरी। तो जब आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो इनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी और मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं करना है तो इनके इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। समझ में आया? 2 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रिवर्स रेपो रेट क्या है? अब भाई जैसे हम पब्लिक है, हम अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट कराते हैं? कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक हमें कुछ तो इंटरेस्ट देती है ना हमारे सेविंग अकाउंट में। लाइकवाइज कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट कहाँ करा रही है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई भी तो कुछ पैसा दे रही होगी। कमर्शियल बैंक ने भी तो बोला कि हमने आपको लोन पे इंटरेस्ट दिया, अब हम आपको डिपॉजिट करा रहे हैं, अब आप हमें इंटरेस्ट दो। तो जो इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगी डिपॉजिट पे, या जो कमर्शियल बैंक हमें दे रही है डिपॉजिट पे, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट की उल्टी है। रेपो रेट तो लोन पे ब्याज दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट में जो हमने डिपॉजिट किया उस पे हमें इंटरेस्ट मिल रही है। समझ में आया? इसलिए इसको नाम दिया गया रिवर्स रेपो रेट। अब पॉइंट आया कि आरबीआई क्या करेगी अगर उसको मनी कंट्रोल करना होगा, तो आरबीआई क्या करेगी? रेट बढ़ा देगी। क्यों बढ़ाएगी? सोचो, आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लग जाए तो आप क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे बैंक में। यार बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, डिपॉजिट करो बैंक में, डिपॉजिट करो बैंक में। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ डिपॉजिट्स आएंगी। लाइकवाइज आरबीआई भी बोलेगी भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, कमर्शियल बैंक बोलेगी डिपॉजिट कर दो बैंक में। अब जब ऑलरेडी सारा पैसा बैंक के पास यानी कि आरबीआई के पास आ गया तो मनी सप्लाई तो अपने आप ही कंट्रोल हो गई ना। तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देगी। तो इनके इन शॉर्ट जब आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होगी तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीनों के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा।
और अगर मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं करनी है तो तीनों की रेट को डाउन कर दिया जाएगा। भाई जब हमें सरकार कह रही हूँ, बैंक हमें इंटरेस्ट रेट अच्छी दे ही नहीं रही तो हम क्यों डिपॉजिट करेंगे? भाई इंटरेस्ट तो मिलती नहीं, क्यों डिपॉजिट करें? नहीं करेंगे ना, बस दैट्स द पॉइंट। अब आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स कौन नहीं लेना चाहता? हर कोई लेना चाहता है ना। तो अब इसमें आरबीआई क्या करेगी, क्योंकि ये अथॉरिटी आरबीआई के पास है उनकी सिक्योरिटीज को सेल आउट करना या परचेज करना। तो अब आरबीआई क्या करेगी, सोचो। अब आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। क्या करना है? मनी सप्लाई कंट्रोल। तो जनता के पैसे पैसा लेना है ना, तो क्या करेगी? सेल करेगी। और किससे करेगी? सस्ते दामों पे सेल करेगी। जैसे हम अमूमन जो शेयर्स परचेज करते हैं, जब हमें लगता है कि इस शेयर का प्राइस कम जा रहा है तो हम फटाक से उसे परचेज कर लेते हैं कि नहीं करते? फटफट से। सेम यही होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल करेगी। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भाई सेल हो रही है, खरीदनी है तो खरीद लो अच्छे रेट पे। तो सारा का सारा पैसा कहाँ आ जाएगा? अब आरबीआई के पास आ जाएगा। तो मनी सप्लाई इजीली कंट्रोल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? कि भाई बेच रहे हैं, अगर किसी को खरीदनी है तो खरीद लो। उल्टा अगर सप्लाई कम नहीं करनी, नॉर्मल रहने देनी है, तो क्या करेगी? अब देखिए इसमें अब क्या गवर्नमेंट ये आरबीआई ये चाह रही है कि मुझे मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं करनी है, तो क्या करेगी? बाय कर लेगी। भाई अच्छे, अगर मान के चलो अभी वो सेल कर रही है, अब आरबीआई कह रही है कि जो भी आपने शेयर या बॉन्ड परचेज किया है उसका अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, ये इसीलिए तो सेल किया था कि उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब उनको एक ये दे दिया कि भाई रिटर्न दो, अच्छा रिटर्न दो, तो कोई भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बॉन्ड को परचेज किया था, अब मुझे आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, तो मैं उसे फटाफट से बेच दूंगी कि नहीं बेच दूंगी? तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी जनता के पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि आरबीआई जो है बाइंग और सेलिंग करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को खुद नहीं देखता, आरबीआई उनका बैंक है, तो आरबीआई ये सारे लेन देन करता है। तो समझ में आया कि कैसे आरबीआई कंट्रोल कर रहा है मनी सप्लाई को। ठीक है, लास्ट है एलआरआर। एलआरआर क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, कि बैंक को रिजर्व्स बनाने ही है, ये मैंडेटरी है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है। ठीक है, अब कैसे रिजर्व्स बनाएगी, किसके पास क्या बनाएगी, ये देखना है। देखो पहला है सीआरआर, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, एसएलआर इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ रिजर्व बनाएगी, वो तो होगा एसएलआर, और कमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व्स आरबीआई के पास बनाएगी, वो होगा सीआरआर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान के चलो आपके पास 1000 रुपए है, अब आपने कुछ तो सेविंग अपने पास की, मान के चलो 400 रुपए, 400 रुपए की सेविंग आपने अपने पास की, तो वो तो हो गया एसएलआर, क्योंकि यहाँ पे सेविंग कौन कर रही है? कमर्शियल बैंक। तो जो सेविंग वो अपने पास कर रही है, यानी कि जो रिजर्व्स वो अपने पास बना रही है, दैट इज एसएलआर। और आपने कुछ सेविंग अपने पेरेंट्स के पास करवाई, यानी अपने पापा के पास करवाई, तो जो सेविंग अपने पापा के पास करवाई, यानी कि जो सेविंग कमर्शियल बैंक ने, जो रिजर्व्स कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के को दिए, आरबीआई के पास बनवाए, दैट इज सीआरआर। तो समझ में आया? तो जो रिजर्व्स आरबीआई के पास है वो सीआरआर, और जो रिजर्व्स कमर्शियल बैंक ने खुद अपने पास रखे हैं, दैट इज सीआरआर। अब इसका मनी कंट्रोल से क्या रिलेशन है? आरबीआई क्या करेगी मनी कंट्रोल करने के लिए? आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई रेट बढ़ा देगी, रेट मतलब लिमिट बढ़ा देगी कि भाई रिजर्व्स ज्यादा बनाओ। कमर्शियल बैंक को बोलेगी अपने पास इतने % रिजर्व बनाओ, और हमें भी इतना % रिजर्व बना के दो। क्यों? क्योंकि लोन नहीं देना है पब्लिक को।
अगर पब्लिक को लोन देंगे, फॉर एग्जांपल आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो वो यहाँ कुछ रिजर्व ज्यादा बनवा लेगी। कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन नहीं देगी, क्यों? क्योंकि रिजर्व ज्यादा बन गए। अब भाई लोन अमाउंट तो उतना ही है ना, जैसे मान के चलो 10,000 है, 10,000 में से 6,000 तो रिजर्व ही बन गए, तो लोन कितना बचा? सिर्फ 4,000 का, तो 4,000 पब्लिक में जाएगा, तो ऐसे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। अब वाइस वर्सा के मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करना है, खूब पैसा दो, तो 10,000 2,000 तो रिजर्व बना दिए। अब रिजर्व उसमें एसएलआर भी हो सकता है, सीआरआर भी हो सकता है। 8,000 का लोन जा रहा है, यानी कि 8,000 मनी सप्लाई हो गया। समझ में आ गया? तो कैसे आरबीआई रेगुलेट करती है ये सारे इंस्ट्रूमेंट, कि कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है और कैसे नहीं करना है। क्लियर? अब बारी आती है क्वालिटेटिव की। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? तो देखो, पहला इंस्ट्रूमेंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है कि लोन लेने गए हम बैंक के पास, तो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, तो जैसे मान के चलो 50 लाख का लोन है, ठीक है, 50 लाख का लोन है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को कि इस पे 70 लाख की सिक्योरिटी मांगो। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि आपने लोन लिया 50 लाख का, आपसे सिक्योरिटी मांगी जाएगी 70 लाख की। क्यों? क्योंकि इन केस इन फ्यूचर अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो एटलीस्ट बैंक उसको बेच के अपना नुकसान तो नहीं करना चाहेगी ना, कोई भी बैंक नुकसान में तो नहीं रहेगी, तो एटलीस्ट उसे उतनी वैल्यू तो मिल जाए जो आपके लोन की थी। ठीक है, तो आरबीआई क्या बोलेगी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, 50 लाख का लोन है, 70 लाख की सिक्योरिटी मंगवाओ। अब इतनी सारी सिक्योरिटी, 20 लाख की सिक्योरिटी देने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा, तो आप लोन लेने कम जाओगे तो लोन पैसा पब्लिक के पास कम आएगा तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। वाइस वर्सा कि मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं करनी, खूब पैसा बांटो पब्लिक में, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे। 50 लाख का लोन है, 55 लाख की सिक्योरिटी दे दो, तो वो तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। तो समझ में आया मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट क्या है? मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब कि आरबीआई मॉरली कमर्शियल बैंक को बोल रही है, प्यार से मॉरली बोल रही है कि आपको लोन नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लोन नहीं देना है, एक्सेप्ट फ्यू डिपार्टमेंट्स, जैसे आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे लोन देना पड़ता है, पर जो निकल सकते हैं, जो नेसेसरी नहीं है, उनपे नो लोन, बिल्कुल मना कर दो कि हम लोन नहीं दे पाएंगे, वी डोंट हैव एनफ फंड। तो आरबीआई की ये गाइडलाइन रहती है मॉरल सुएशन में। ठीक है, थर्ड आता है सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल, इसको क्रेडिट रैशनिंग भी बोलते हैं। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या है कि आरबीआई बोलती है कॉमर्शियल बैंक को कि कुछ सेलेक्ट एरियाज हैं, उनको सेलेक्ट कर लो, जो नेसेसरी है उनको लोन दो, बाकियों को थोड़ा दे दो या नेग्लेक्ट कर दो या टाइम बढ़ा दो या पेपर वर्क बढ़ा दो, कुछ भी करो ऐसा कि लोन नहीं जाना चाहिए। ये है मतलब ज्यादा फॉर्मेलिटीज बढ़ा दो या टाइम पीरियड बढ़ा दो या उन्हें अटकाए रखो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे क्या होगा कि सेलेक्ट करना है हमें, कि कॉमर्शियल बैंक सेलेक्ट करेगी कि किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स और ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। इसलिए यहाँ लिखा गया है क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई किस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। समझ में आया? अब हमारा एक टॉपिक और है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है एक सोल बॉडी है जो रिजर्व्स का कस्टोडियन करती है। मतलब कि आपको पता है कि आरबीआई सारी करेंसी का एक्सचेंज करती है, सारी करेंसी का लेखा जोखा आरबीआई के पास है, तो इसीलिए आरबीआई का एक फंक्शन और रहता है, क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जितना भी एक्सचेंज करना है, जितना भी रिजर्व्स बनाने हैं, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है, सारा का सारा कौन रख रहा है? इसका ध्यान आरबीआई रख रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन और हो जाता है आरबीआई का। तो हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़ लिए आरबीआई का,
ये भी एक मेजर फंक्शन है आरबीआई का कि कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। समझ में आया? तो अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो भी बुक रीड कर रहे हैं, आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, उसे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए, रीडिंग लगाइए, और जो भी बैक एक्सरसाइज आपके बुक में गिवन है उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर भी कर देना अपने मित्रों पार्टी तक, अपने सारे फ्रेंड्स तक। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।